नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग सेलिएंट मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि सेलिएंट मशीन में टू रिएक्शन थ्योरी के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टू रिएक्शन थ्योरी ऑफ सेलिएंट मशीन। जैसा कि हमें पता है कि सिंक्रोनस मशीन में दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है और दूसरा सेलिएंट होता है। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल मोटर इस तरह से होता है जिसमें ये रोटर है और ये स्टेटर है। तो इसमें एयर गैप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक दूसरा रोटर होता है जिसको सेलिएंट बोलते हैं, ये आपका क्या है, सेलिएंट रोटर है। इसमें जो एयर गैप होता है वो बराबर नहीं होता है, मतलब कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग आज टू रिएक्शन थ्योरी ऑफ सेलिएंट मशीन, मतलब सेलिएंट मशीन के बारे में पढ़ेंगे। वो भी क्या पढ़ेंगे, टू रिएक्शन थ्योरी। तो जो आज मेरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टू रिएक्शन थ्योरी। पहले हम समझते हैं रिएक्शन क्या होता है। ये रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन से लिया गया वर्ड है। अब आर्मेचर रिएक्शन यहाँ टू क्यों लगा है, टू को हम लोग बाद में समझते हैं। पहले यहाँ पर जो हम बताएं रिएक्शन का मतलब आर्मेचर रिएक्शन है। जैसा कि हमें पता है सिलेंड्रिकल मोटर में एयर गैप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके एमएफ को, और उसको रिएक्टेंस से क्या करते हैं। हमने बताया था आर्मेचर रिएक्शन को ईएमएफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहिए, एमएफ के अकॉर्डिंग नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको एक्स ए आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। लेकिन ये सिलेंड्रिकल मोटर में था, लेकिन यहाँ सेलिएंट मोटर में जो एयर गैप है वो क्या है, अलग अलग है। तो उसको हम एक वैल्यू से एक्स ए आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या एफ ए आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर गैप क्या है, अलग अलग है। एयर गैप अलग अलग होने, जैसे यहाँ पर आपने ये देखिए, आप सिलेंड्रिकल रोटर है, ये सिलेंड्रिकल मशीन है, ये आपका रोटर क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो इसमें एयर गैप क्या है, बराबर है। तो एयर गैप बराबर होने की वजह से क्या होगा, एयर गैप बराबर होने की वजह से यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन होंगे वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, हमेशा एक वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये जो रोटर है, ये कौन सा रोटर है, सेलिएंट रोटर है। तो सेलिएंट रोटर में आपने देखा होगा यहाँ पर, इसको हम डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं, इस एक्सिस पर, डायरेक्ट एक्सिस पर एयर गैप क्या है, सबसे कम है। और इस एक्सिस में, इस क्वाड्रेचर एक्सिस पर जो क्या है आपका एयर गैप क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर एयर गैप क्या है, अलग अलग है, अतः यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन भी क्या आएगा, वो अलग अलग आएगा। अब इसीलिए हमें यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन अलग आएगा तो हम अलग अलग क्या उसको स्टडी करेंगे। तो हम एक ऐसा आर्मेचर रिएक्शन का फार्मूला निकालेंगे, एक ऐसा आर्मेचर रिएक्शन का जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, रोटर के घूमने पर नहीं बदलेगा, मतलब वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, मतलब उसका एक रूल रेगुलेशन निकल जाएगा, नियम निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग, तो जो आज का टॉपिक है रिएक्शन थ्योरी ऑफ सेलिएंट मशीन, वही चीज़ हमने यहाँ लिखे हैं कि सिलेंड्रिकल मशीन में एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, अतः एयर गैप में सिलेंड्रिकल मशीन के रोटर के सभी पोजीशन में आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। सॉरी, सिलेंड्रिकल में क्या होते हैं, समान होते हैं, ये गलत लिखा है। यहाँ पर क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि एयर गैप क्या है, बराबर होते हैं। लेकिन सेलिएंट मशीन में एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं होता है, अतः एयर गैप में सेलिएंट मशीन के रोटर के सभी पोजीशन पर आर्मेचर रिएक्शन समान नहीं होते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल में होते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पर एक दूसरे का अभी तो हमने बोला कि यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सेलिएंट में, ये बदलता रहता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये किसके वैल्यू पर बदलता रहता है, किसकी पोजीशन किस कारण से बदलता रहता है, वो कौन सा वैल्यू है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, और ऐसा क्या करें कि इसकी जो वैल्यू आए वो जनरलाइज वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्यों बदलती रहती है। अब बात करते हैं सेलिएंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग के एमएमएफ, मतलब फील्ड वाइंडिंग का जो मेन फील्ड का एमएमएफ है एफएफ के रिस्पेक्ट में आर्मेचर वाइंडिंग एफए की पोजीशन उसी प्रकार होती है जैसा कि सिलिंड्रिकल रोटर में होती है या सिलिंड्रिकल मशीन में होती है। अब होता क्या है, दो तरह के फील्ड होते हैं, एक आर्मेचर का फील्ड होता है जिसको हमने एफए बोला, और एक मेन फील्ड होता है जिसको हम डीसी सप्लाई देकर प्राप्त करते हैं, उसको हमने एफएफ बोला। इन दोनों के बीच में जो रिलेटेटिव पोजीशन होती है वो वैसे ही होती है, मतलब सिलिंड्रिकल रोटर और सेलिएंट रोटर में दोनों सेम जैसा होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फिगर लिया है, ये क्या है, ये क्या आपका फील्ड का एमएफ है और ये क्या है आर्मेचर का एमएफ है। ये आपका सेलिएंट है और यहाँ पर हमने लिया है, ये भी फील्ड का एमएफ है और ये आपका आर्मेचर का एमएफ है। यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि दोनों में जो आपस में रिलेटेटिव पोजीशन है वो क्या है, सेलिएंट में और सिलिंड्रिकल में क्या है, सेम होता है। अब देखिए क्या है, अब ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है इसको हम समझते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। माना कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 मतलब ये कहाँ पर, ये अभी स्टैंड स्टिल, मतलब जहाँ स्टार्ट होता है t=0 पर जब ये स्टार्ट करना शुरू करता है, तो हमने इस पर कौन सी वाइंडिंग कर दी है, इस पर हमने फील्ड वाइंडिंग करते हैं, और ये जो वाइंडिंग होती है ये कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। यह हमने 2 पोल की मशीन लिया है। आप खुद सोचिए, मान लेते हैं कि इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा इस आर्मेचर वाइंडिंग में, इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होगा उसका दिशा क्या होगा। हमें पता है कि ईएमएफ की दिशा प्राप्त करने के लिए हमें राइट हैंड रूल का नियम पता है। तो राइट हैंड रूल में क्या होता है, हम राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड में क्या होता है, ये क्या होता है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन को या टार्क भी बोल देते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जो थंब होता है, थंब को क्या बोलते हैं, TH बोलते हैं। तो थंब से क्या हो जाता है, टार्क हो जाता है। तो टार्क क्या होता है, टार्क बोलिए या मोशन बोलिए, और ये क्या, तो फर्स्ट फिंगर होता है, फर्स्ट फिंगर से क्या होता है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और ये क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड किसको, सेकेंड की स्पेलिंग जब आप लिखेंगे SEC, तो जो E है, जो ई वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को। तो ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ये किसका होता है, ये मोटर का बताता है, ये लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें जो होता है थंब में क्या हो जाता है, थंब में ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मोशन हो जाता है। ये फील्ड, ये क्या होगा आपका, फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें आप देखेंगे C आता है, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, हमें ईएमएफ का डायरेक्शन प्राप्त करना है। तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया। आपका ये रोटर किस दिशा में घूम रहा है, इधर घूम रहा है। इसका रोटर क्या है, इस दिशा में घूम रहा है, लेकिन हमें किसका मोशन चाहिए, हमें कंडक्टर का मोशन चाहिए। तो कंडक्टर ये है आपका। तो कंडक्टर, अगर रोटर इधर घूम रहा है तो हम कंडक्टर को किस दिशा में मान सकते हैं, हम माने कि इसका मतलब क्या है, ये इसके पीछे इधर जा रहा है, तो हम मान लेंगे कंडक्टर इधर घूम जा रहा है। सपोज दैट क्या है, आप यहाँ पर स्थिर है और ये आदमी क्या कर रहा है, इधर चल रहा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि, अगर हम ये भी दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ये आदमी इधर चल रहा है,
यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंडक्टर में क्या चाहिए, मोशन चाहिए। जब तक मोशन नहीं होगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता है। क्योंकि ये आपका रोटर घूम रहा है इस दिशा में, इसलिए इस कंडक्टर को क्या मानेंगे कि ये इस दिशा में घूम रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको जब यहाँ पर आप ऐसे ले जाएंगे तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ की दिशा में ये आपकी फील्ड की दिशा हो गई। और आपने क्या बोला कि जो मोशन, इस कंडक्टर में मोशन क्या है, इस कंडक्टर में मोशन ऊपर की तरफ है, ये ऊपर गया, इसका इसमें ईएमएफ की दिशा क्या होगी, बाहर की होगी। तो जो एरो होगी वो बाहर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो ये हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो सेम पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये साउथ है, तो साउथ में क्या हो जाएगा, इसकी फील्ड की दिशा क्या है, ये फील्ड की दिशा अंदर की तरफ है, और मोशन की दर इधर है, तो ये इसमें फील्ड की दिशा क्या होगी, ईएमएफ की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो इससे हमने क्रॉस रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है कि ए में ईएमएफ कितना क्या प्राप्त होगा, उसकी वैल्यू होगी EA = EM cos ओमेगा टी। बी की वैल्यू क्या होगी, बी क्या होता है, 120 डिग्री आगे होता है। तो हमने क्या लिखा, सॉरी हमने लैग बोलना चाहिए था, जो बी है वो 120 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो EB = EM cos ओमेगा टी -1 - 20 लिखा। अब बात करते हैं सी। तो सी क्या है, ये 240 डिग्री लैग करता है या 120 डिग्री लीड करता, दोनों एक ही वर्ड है। मतलब जो सी है ये ए से 120 डिग्री या तो लीड करेगा या 240 डिग्री लैग करेगा। तो हमने इसी का लिख दिया। इसी प्रकार से हमने मान लिया जो आईए है, जो आर्मेचर करंट है, वो क्या कर रहा है, फील्ड ईएमएफ से, मतलब इंड्यूज ईएमएफ से, इस इंड्यूज ईएमएफ से क्या कर रहा है, साई डिग्री लैग कर रहा है। साई क्या होता है, साई दो ईएफ और आईए के बीच का एंगल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। हमने माना कि ये जो करंट है ये क्या है, साई डिग्री लैग कर रहा है। तो EA की जगह जो IA लिखेंगे, वहाँ पर जो क्या था, ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी में से साई माइनस कर देंगे। वहाँ B में क्या था, -120 था, तो इसमें माइनस साई कर देंगे। वहाँ पर +120 था, इसमें माइनस साई कर देंगे। तो यहाँ से हमें तीनों प्रकार के करंट IA, IB, IC हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम ये पोजीशन प्राप्त करते हैं कि कब EA की वैल्यू मैक्सिमम होगी और IA की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी। हम यहाँ पर दो चीज़ प्राप्त करेंगे। एक कंडीशन होगा कब EMF इंड्यूज EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब आर्मेचर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमने माना ओमेगा = 0 पर, ओमेगा = 0 करेंगे तो आपका जो EA का फार्मूला था, EA = EM cos ओमेगा टी था cos ओमेगा। जब ओमेगा की वैल्यू आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, EM आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि जब हम ये फार्मूला लिख रहे थे, EA = EM cos ओमेगा टी, जो हम यहाँ लिख रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कास से क्यों लिखे, आपने साइन से क्यों नहीं लिखा। इसकी वैल्यू तो हम साइन से लिख सकते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे t = 0 पर, यहीं पर हम इसकी वैल्यू साइन से क्यों नहीं लिखे, ये हम बता रहे हैं। आप देखेंगे t = 0 पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये पोल आर्मेचर से क्या होता है, एक लाइन में आ जाते हैं, उस समय मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होता है। मतलब यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगा। मतलब जब क्या होता है, EF और IA के बीच में जब एंगल क्या हो जाए, मतलब ये जो फील्ड में और फील्ड और कंडक्टर में जब एंगल 0 हो जाता है, उस समय जो
ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको हम डीसी मशीन में भी जानते हैं, इस बात से वहाँ पर भी ये सत्य है। तो इस पोजीशन जहाँ पर ये जाएगा ये पोल, उसकी दिशा में जो कंडक्टर मिलेगा वहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने कास को रिप्रेजेंट किया है। t = 0 पर ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे। अब बात करते हैं कि ये IA की वैल्यू या EA की वैल्यू कब मैक्सिमम आएगी, जब ओमेगा की वैल्यू 0 आएगी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी। आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, अगर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, साई के बराबर हो जाए, मतलब साई बोले तो इंटरनल इम्पीडेंस के बराबर हो जाए। इंटरनल इम्पीडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है, इंटरनल इम्पीडेंस नहीं बोलना चाहिए, इंटरनल पावर फैक्टर बोलना, सॉरी इंटरनल पावर फैक्टर होना। जो साई है ये इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है, जो EF और IA के बीच का एंगल है। जब ओमेगा टी की वैल्यू इंटरनल पावर फैक्टर एंगल के बराबर हो जाए, उस समय जब IA में जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको हम इस इक्वेशन से समझ भी सकते हैं। हमने माना ओमेगा टी = साई, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, IA क्या आ जाएगा, IM आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाने पर कास -120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये आप बदलेंगे IM कास 120, क्योंकि 120 की वैल्यू का माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये साइन हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30, और क्या हो जाता है, ये दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में कास क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसकी ये गलत हो गया, ये कास ही है, और कास किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं, कास +120 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये -IM/2 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से IA की वैल्यू IM आया, IB की वैल्यू IM/2 आया, और IC की वैल्यू -IM/2 आया। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या है, ये आपका इसकी वजह से FA है, और ये क्या हमने B माना है, ये FB है, और ये क्या है, FC है। लेकिन आप ये पा रहे हैं कि ये भी माइनस होगा ना, ये भी माइनस होगा चूंकि कास। तो आप ये पा रहे हैं कि B और C की वैल्यू क्या है, निगेटिव आ रही है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यही नेक्स्ट फिगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या था, ये FA था, और ये क्या था आपका FB एंड FC। तो यहाँ पर ये FB हो गया और ये FC हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा उसकी दिशा क्या होगी, वो A के दिशा में होगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हमें यहाँ था कि यहाँ FA कैसा आ रहा है, तो यहाँ रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका वर्टिकल ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्या था, ये आपका आर्मेचर कंडक्टर थे, तो जो FA होगा वो क्या होगा, ये दिशा में आएगा, ये आपका FA आएगा। जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों का रिजल्टेंट, आर्मेचर रिएक्शन का दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, ये रिजल्टेंट है FA रिजल्टेंट, जो आपका ऊपर ये ऐड कर देंगे इस तरह से ऐड करने पर जो आएगा वो FR रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, वर्टिकल ऊपर की तरफ आएगा। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये F रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये इससे क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या है, आपने ये पाया कि जब ये वैल्यू कब आया था, जब आपने इस
इसमें आपने इसको रोटेटर को क्या कर दिया, घुमा दिया था, वो भी कितने डिग्री पर घुमा दिया था, ओमेगा टी इक्वल टू साई पर घुमा दिया था। तो यहाँ पर जो आपका जो एफ ए आ गया, ये क्या आ गया, इससे पूरी इस लाइन से 90 डिग्री पर आ गया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन से, बात करते हैं एक चीज़ यहाँ से और मिल रहा है कि इस फिगर से स्पष्ट है कि फील्ड वाइंडिंग एफ आर्मेचर वाइंडिंग एफ ए से कितने डिग्री लैग कर रहा है। ये आपका क्या निकला था, ये आपका एफ ए निकला था, और आपने रोटर को कितना मूव करा दिया था, 60 डिग्री मूव करा दिए। तो ये 60 डिग्री आपने मूव करा दिया था, किससे, इससे आपने क्या किया था, 60 डिग्री मूव करा दिया था। तो इससे ये क्या कर रहा है, ये आपका लीड कर रहा है कितना डिग्री, 90 तो पहले से है, ये तो 90 और प्लस साई, तो 90 प्लस साई डिग्री से क्या कर रहा है आपका एफ लीड कर रहा है। तो वही हमने लिखा है कि एफ आर्मेचर वाइंडिंग के एफ ए से 90 प्लस साई प्लस 90 डिग्री लैग करता है। मतलब जो एफ आर्मेचर वाइंडिंग एफ ए से ओके ये लैग नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में एफ क्या कर रहा है, ये एफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। एफ आर्मेचर वाइंडिंग एफ ए से लैग नहीं होता है, ये लीड कर रहा है, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज आगे होता है उसको लीडिंग बोलते हैं। जैसे ये है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ए है, ये बी है, ये आगे है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको लीड बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ से हमें दो चीज़ मिली कि हम क्या, अगर हम साई की वैल्यू बदलते हैं, जैसे हमने ओमेगा टी की वैल्यू क्या रख दिया, साई कर दिया, तब इस समय जो रिजल्टेंट आर्मेचर रिएक्शन वो क्या है, वर्टिकल ऊपर की तरफ है। इस समय जो उसको एयर गैप मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला एरिया एयर गैप मिलेगा, इतना एरिया एयर गैप मिलेगा। अब इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं, इस प्रकार आर्मेचर वाइंडिंग के एमएफ एफए को ऑफर रिलक्टेंस की वैल्यू इंटरनल पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, जो उसके सामने आर्मेचर रिएक्शन को जो रिलक्टेंस मिलेगा, जो एयर गैप मिलेगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, साई पर। अगर साई जो होगा उसी तरह उसका आर्मेचर रिएक्शन भी हमें प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं हम साई की वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें। अगर हम साई की वैल्यू 0 ले लें तो क्या होगा, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आपका, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका इस क्वाड्रेटिक एक्सिस पर। पहले हम आपको दो चीज़ बता दें, एक डायरेक्ट एक्सिस क्या होता है और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सिस क्या होता है। अब थोड़ा सा ये क्लियर कर लें। जैसे ये आपका रोटर है, तो इसके एलांग जो होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस, इसको डी से हैं। और जो इसके ये जो लाइन होती है जो इससे 90 डिग्री पर जो आएगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस या क्यू एक्सिस भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए 2 पोल की मशीन थी, मान लीजिए 4 पोल की मशीन होती, तब क्या करते हैं, ये हमने 4 पोल की मशीन ले लिया, 4 पोल की मशीन लेने पर आपको क्या आ जाएगा, अब जो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सिस तो यही रहेगा, ये और ये रहेगा। क्वाड्रेटर एक्सिस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में चला जाएगा। पहले फिर से बना देते हैं वो फिगर दोबारा रिपीट करके। ये क्या है, 4 पोल की मशीन मान लेते हैं, ये 4 पोल की मशीन है। तो ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट एक्सिस है, ये दोनों, ये भी डी है और ये भी डी है, और ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये क्यू एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेटर एक्सिस क्लियर हो गया। अब हमने ये बोला कि सपोज दैट अगर साई की वैल्यू क्या होती, 0 होती, तो 0 होने पर क्या हो जाता, ये आपका ऊपर चला जाता, ये ऊपर जाता, तो ये फील्ड क्या हो जाता, ये होता। क्लियर है। और जो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है, जब ये उधर, ये इधर जाता, तो ये क्या जाता, ये इस वाले पर जाता, मतलब ये क्या जाता, क्यू एक्सिस के लांग आ जाता। इसी प्रकार अगर साई की वैल्यू क्या आ जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, ये ऐसे घूम जाए, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो
डायरेक्ट एक्सिस के अलांग हो जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं साई की वैल्यू 0 पर आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू Fa की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q एक्सिस के अलांग हो जाएगा। और अगर साई की वैल्यू 90 ले लें तो Fa की वैल्यू D एक्सिस के अलांग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर हम साई इक्वल टू 0 पर निकालें, अगर साई की वैल्यू 0 से ना चेंज करें तो हमेशा जो आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू आएगा वो Fa आएगा। मतलब इसी प्रकार अगर साई की वैल्यू 90 कर दें और उसको हम रोटर को घुमाते रहें तो हमेशा जो आर्मेचर रिएक्शन का जो वैल्यू आएगा Fa वो D एक्सिस के अलांग आएगा, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ये साई की वैल्यू बदलने पर हमें Fa की वैल्यू क्या हो रही है, बदलती जा रही है। अब ये जो Fa है, जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये क्या हो रही है, ये साई की वैल्यू पर मतलब इंटरनल पावर फैक्टर पर क्या हो रही है, बदल रही है। अब इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करें, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए टू रिएक्शन थ्योरी का कंसेप्ट लाया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू रिएक्शन थ्योरी का एक कंसेप्ट लाया गया। तो रिएक्शन तो समझ में आ रहा होगा, आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन टू रिएक्शन मतलब जो Fa था उसको हम लोग क्या करते थे, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सिस और एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। तो वही हमने लिखा है, इस प्रकार Fa की वैल्यू साई के बदलने पर बदलता रहता है, अतः Fa का जनरलाइज वैल्यू प्राप्त करने के लिए Fa को दो साइनसॉइडल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, टू रिएक्शन थ्योरी बोलते हैं। अब चूंकि इस थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, वो किए थे प्रोफेसर एंड्रे ब्लोंडेल द्वारा। ये क्या किया गया था, ये बताया गया था, इसलिए इस टू रिएक्शन थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, ब्लोंडेल टू रिएक्शन थ्योरी भी इसको कहते हैं। वही हमने लिखा है, इसको एक अलांग होता है, D के अलांग होता है जिसको FAD बोलते हैं, और एक Q के अलांग होता है जिसको FAQ बोलते हैं। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इस Fa को हमने दो भाग में तोड़ा, एक हो गया इसके अलांग होगा जिसको FAD बोला, और एक क्या हो गया, इस Q के अलांग हो गया जिसको FAQ बोला। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ फिगर से स्पष्ट है कि ये HD मतलब रिलक्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट एक्सिस के क्रॉस क्या है, कम है, और Q के क्रॉस क्या है, ज़्यादा है। तो ये फार्मूला होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, MF बाई रिलक्टेंस, ये बोलते हैं। तो यहाँ से MF FAD अपान HD, और इस तरह QAD के फाई AD के लिए क्या लिख सकते हैं, FAQ अपान XQ। अभी आपको पता है कि HD क्या है, यहाँ पर XQ छोटा है, सॉरी XQ बड़ा है, तो XQ बड़ा है तो ये क्या होगा, आपका छोटा होगा। बाद में इसको हम कंक्लूजन निकालेंगे। हमने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, FAD अपान फाई AD, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं SQ अपान SD क्या है, आपके इक्वल नहीं है। लेकिन यही क्या होता, सिलेंड्रिकल होता, तो ये दोनों क्या होते, इक्वल होते। इस प्रकार से ये आपका आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ से L इक्वल टू क्या होता है, N स्क्वायर बाई S। ये आपका क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LD क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, और ये LQ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और L क्या होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, XAD बड़ा हो जाएगा, XAQ छोटा हो जाएगा। इस फिगर से ये भी स्पष्ट है। एक चीज़ और बात करते हैं, इसमें मैग्नेटाइजेशन और कौन सा डीमैग्नेटाइजेशन होता है। इस फिगर से स्पष्ट है, जो FAD है ये क्या, इसकी दिशा इधर है, तो इसकी दिशा क्या है, उल्टी है। तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होगी। जब क्या करेगी, जब ये लैग करेगा, लेकिन जब लीडिंग होगा तो ये मैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा। इसी तरह हम बात करते हैं, AQ की बात करते हैं, ये हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।